नमस्कार साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को अपन समझेंगे, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसका बेसिक पर्पस है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि विधि और व्यवस्था बनाए रखना। ये अपराध होने से पहले रोकने के लिए भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं और अपराध होने के बाद किस प्रकार एक्यूज को सजा दी जाएगी उससे रिलेटेड प्रोविजन भी दिए गए हैं। इसमें कुल 39 चैप्टर हैं और 531 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल हैं। मैंने BNSS के बेसिक फ्रेमवर्क को हर एक चैप्टर को उसके ऑब्जेक्ट के आधार पर समझाया है। आप शुरू से एंड तक जुड़े रहिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा ये वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। BNS को मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रिवेंटिव प्रोविजंस और प्यूनिटिव प्रोविजंस। प्रिवेंटिव प्रोविजंस में चैप्टर 9 to 12 को रखा गया है और प्यूनिटिव प्रोविजन में चैप्टर 13 to 34 को रखा गया है। चैप्टर 9 to 12 यानी अपराध होने से पहले रोकने के लिए क्या क्या कार्यवाही की जाएंगी उससे रिलेटेड प्रावधान है। चैप्टर 9 को समझते हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। जब किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता है तो कोर्ट कन्विक्शन के साथ उसे 3 साल का बॉन्ड भरवा लेती है कि आप पीस मेंटेन रखेंगे। ये सस्पेक्टेड पर्सन है या हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो पीस को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए उनको परेशानी कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति ले ली जाती है। उसी प्रकार मेंटेनेंस चैप्टर 10 है। मेंटेनेंस प्रिवेंटिव प्रोविजंस में नहीं आता, लेकिन मैंने प्रिवेंटिव प्रोविजन में इस सेंस में डाला है, आपको याद भी रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो अपराध करे, या किसी व्यक्ति को मेंटेनेंस नहीं मिला तो क्या हो सकता है अपराध का शिकार हो जाए। इस कारण मेंटेनेंस को मैंने प्रिवेंटिव प्रोविजंस में डाला है। चैप्टर 11 है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। अगर अनलॉफुल असेंबली एक तरह से इकट्ठी हो रही है, अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो रही है, तो उससे डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया जा सकता है इस चैप्टर 11 के तहत। इसी पब्लिक न्यूसेंस के मामले में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। चैप्टर 12 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। पुलिस की 2 प्रकार से ड्यूटीज होती है, एक प्रिवेंटिव प्रोविजन के तहत यानी अपराध होने से पहले रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर सकता है। अगर पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो क्या कर सकता है, अपराधी को अरेस्ट कर सकता है। उसी प्रकार अगर अपराध हो चुका है उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन FIR दर्ज कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चालान कोर्ट में पेश कर सकता है। तो ये प्रिवेंटिव प्रोविजंस है। अपन चलते हैं प्यूनिटिव प्रोविजंस है। प्यूनिटिव प्रोविजन चैप्टर 13 से लेकर 34 है, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रायल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स आफ्टर ट्रायल। यहां से चैप्टर 14 ले लेते हैं और यहां से चैप्टर 33 ले लेते हैं। चैप्टर 14 जुरिडिक्शन के बारे में बताता है कि किस कोर्ट में आपको कार्यवाही शुरू करनी है, ये पता लगता है चैप्टर 14 से। चैप्टर 33 बताता है अगर आप गलत कोर्ट में चले गए तो आप किस प्रकार अपना केस ट्रांसफर कराओगे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो ये बताता है चैप्टर 33। प्रोसीडिंग्स आफ्टर ट्रायल, तो सबसे पहले अपन समझते हैं प्रोसीडिंग आफ्टर ट्रायल, यानी कि FIR दर्ज हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गया है और इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान कोर्ट में पेश हो गया है और कोर्ट ने पूरी ट्रायल कंप्लीट करके निर्णय दे दिया है। उसके बाद क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी वो हम इसमें समझते हैं चैप्टर में। चैप्टर 30 से लेकर 34 चैप्टर हैं। 30 है कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। जब कोई सेशन कोर्ट को जैसे हम जानते हैं डेथ सेंटेंस देने की पावर है, सेशन कोर्ट ने अगर डेथ सेंटेंस दिया है तो फाइनल तब तक नहीं होगा जब तक कि कंफर्मेशन नहीं मिल जाती हाई कोर्ट की। तो ये कंफर्मेशन किसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, तो ये बता रखा है चैप्टर 30 में। 31 है अपील्स। अगर जजमेंट आ जाता है, कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है जजमेंट से, तो वो उसको राइट है अपील का। चैप्टर 32 है रेफरेंस रिवीजन। अगर वो अपील में नहीं जाता तो रेफरेंस देख कर सकता है, मैटर का रिवीजन कर सकता है। चैप्टर 33 है चैप्टर 33 अपन ने समझ लिया ट्रांसफर ऑफ केसेस। अगर गलत कोर्ट में कार्यवाही शुरू हो रही है या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराना है तो वो प्रोसीडिंग्स है चैप्टर 33 में। चैप्टर 34 है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। जजमेंट आ गया है,
अब किसी को डेथ सेंटेंस दिया है, किसी को कारावास की दंडादेश दिया है, किसी को जुर्माने का दिया गया है, तो इसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार किया जाएगा ये चैप्टर 34 बताता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जा चुका है, अब उसकी सजा को कम किया जा सकता है, ये पावर राष्ट्रपति राज्यपाल को दे रखी है। तो ये चैप्टर 34 में इस चीज के बारे में भी प्रावधान किया है। अब हम चलते हैं ट्रायल प्रोसीडिंग्स, जो चैप्टर 13 से लेकर 29 में है। चैप्टर 13 से लेकर 29 को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ट्रायल 13 से लेकर 28 और जजमेंट का चैप्टर 29 आ गया, जो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट देगा। ट्रायल को भी दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, जनरल प्रोसीडिंग्स और स्पेशल प्रोसीडिंग्स। अब समझते हैं स्पेशल प्रोसीडिंग्स में कौन से प्रोविजन, कौन से चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 23 से लेकर 23 है प्ली बार्गेनिंग। देखिए, कुछ ऑफेंस होते हैं जिनके लिए सजा 7 साल से कम होती है, और वो अपराध ना तो महिला के अगेंस्ट है ना बच्चे के अगेंस्ट होते हैं, न से सोशल इकोनॉमिक कंडीशन समाज की प्रभावित होती है। उन कंडीशन में एक्यूज पर्सन कोर्ट से आवेदन करता है कि मैं जो विक्टिम है उसके कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूं, आप मेरी सजा को कम कर दीजिए या माफ कर दीजिए। उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, एक मीटिंग बुलाएगा, विक्टिम को बुलाएगा, एक्यूज पर्सन को बुलाएगा, एक्यूज के एडवोकेट को बुलाएगा, सरकारी वकील को बुलाएगा। तो यहाँ पे मीटिंग करके एक्यूज को सजा कम कर दी जाती है या उसे डांट फटकार कर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ और विक्टिम के लिए होता है उसका कंपनसेशन एक्यूज पर्सन से दिला दिया जाता है। चैप्टर 24 है ट्रायल ऑफ डिटेन्ड पर्सन। कोई पर्सन प्रिजन में है, कोई एक्यूज पर्सन है, जेल में बंद है, उसकी ट्रायल किस प्रकार की जाएगी, उसे जेल से ट्रायल के लिए किस प्रकार कोर्ट में बुलाया जाएगा, ये बताया गया चैप्टर 24 में। 25 है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। यहाँ एविडेंस इंक्वायरी और ट्रायल में किस प्रकार लिया जाएगा, सेशन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, समन ट्रायल है, इनमें किस प्रकार एविडेंस लिया जाएगा। मान ली कोई विटनेस है, वो कोर्ट में आ नहीं सकता है, उस कंडीशन में उसके लिए कमीशन जारी किया जाएगा। तो ये सब बताया गया है चैप्टर 25 में। चैप्टर 26 है जनरल प्रोविजन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। इस जनरल प्रोविजन में ये है कि कई प्रावधान दे रखे हैं। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए बात की गई है, कंपाउंडिंग ऑफेंस के बारे में बात की कि ऑफेंस का कंपाउंडेबल है या नहीं है, ये बात की गई है। इसके अलावा मान लो कई एक्यूज हैं, कई अपराधी हैं, उन्होंने मिलकर अपराध किया है और कोई गवाह नहीं मिल रहा है, कोई विटनेस नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में एक को एक्म्प्लिश बनाकर उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है और उसे सरकारी गवाह बना दिया जाता है, या कोर्ट ओपन होगा। तो इससे सारे जो ट्रायल है, ये इंक्वायरी से रिलेटेड कोई बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इसमें चैप्टर 26 में दे रखे हैं। 27 है प्रोसीजर ऑफ अनसाउंड माइंड एक्यूज। अगर एक्यूज पर्सन अनसाउंड माइंड है, पागल है, विकृत चित्त है, उस कंडीशन में किस प्रकार ट्रायल की जाएगी, वो क्या प्रक्रिया होगी, जो स्पेशल बात की गई है 27 में। 28 है ऑफेंस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही होती है या कोर्ट के समक्ष फॉल्स एविडेंस दिया जा रहा है। कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट अपनी अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट के लिए किस प्रकार की कार्यवाही करेगा, ये बताता है चैप्टर 28। जनरल प्रोसीडिंग्स चैप्टर 30 से लेकर 32 में समझाया गया है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, बिफोर ट्रायल और ट्रायल प्रोसीडिंग्स। बिफोर ट्रायल में चैप्टर 13 से लेकर 18 तक प्रावधान है। चैप्टर 13 में है एफआईआर किस प्रकार दर्ज की जाएगी। आजकल ऑनलाइन भी बीएनएसएस में ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है, बशर्ते कि बस 3 दिन के भीतर आपको साइन करने होंगे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार पुलिस ऑफिसर करेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान किस प्रकार कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये पता लगा चैप्टर 13 में। चैप्टर 14 में है प्लेस ऑफ इंक्वायरीज एंड ट्रायल, यानी कि कार्यवाही कहाँ शुरू की जाएगी। यहाँ पर अपन शुरुआत में पढ़ा था जुरिडिक्शन, कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या होगा, कहाँ पे कार्यवाही अपन शुरू करेंगे, किस कोर्ट में जाना है, ये बताता है चैप्टर 14। चैप्टर 15 है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स।
कार्यवाही का किस प्रकार प्रारंभ होगी, किससे कार्यवाही प्रारंभ होगी, तो एक चालान के आधार पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ होती है। एक परिवाद के आधार पर कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है उसके आधार पर कार्यवाही प्रारंभ होती है। इसके अलावा सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है कोर्ट, अगर कोई सूचना उसे मिलती है, किसी अपराध की जानकारी मिलती है या अखबार में कोई इस प्रकार के अपराध की जानकारी मिलती है जिसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो कोर्ट सो मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। चैप्टर 16 है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। देखिए कार्यवाही दो प्रकार से शुरू होती है, एक एफआईआर के द्वारा जो पुलिस को की जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, इसके अलावा परिवाद पर कार्यवाही शुरू की जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष, अपन डायरेक्ट परिवाद भी कर सकते हैं। तो ये परिवाद कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट चैप्टर 16 है। चैप्टर 17 है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। कोर्ट के समक्ष कार्यवाही का किस प्रकार प्रारंभ होगी, कोर्ट करते हैं सम्मन इशू करेगी, वारंट इशू कर सकती है एक्यूज को बुलाने के लिए। यहाँ इसके अलावा जब एक्यूज पर्सन कोर्ट में हाजिर है उसे चालान की कॉपी दी जाएगी, एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दी जाएगी। इसके अलावा कमिट किया जाता है मैटर को सेशन कोर्ट को। तो ये सारा चैप्टर 17 में है। चैप्टर 18 चार्ज के बारे में बताता है, एडवोकेट और एपीपी को सुनकर कोर्ट क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा। चैप्टर 19 में सेशन ट्रायल है, चैप्टर 20 में वारंट ट्रायल है और चैप्टर 21 में सम्मन ट्रायल है और 22 में समरी ट्रायल है। इस प्रकार मैंने बेसिक फ्रेमवर्क को बीएनएसएस के ऑब्जेक्ट के आधार पर हर चैप्टर को डिवाइड किया है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। इसके अलावा अब बाकी के जो चैप्टर बचे हैं उसको हम समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है। चैप्टर 2 में डेफिनेशन क्लॉज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है। चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट का किस प्रकार गठन होगा ये चैप्टर 2 में बताया गया है। चैप्टर 3 में है पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट की क्या पावर है, कोर्ट क्या सजा दे सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या सजा देगा, सेकंड क्लास क्या देगा, सेशन कोर्ट क्या दे सकता है, या सीजीएम की पावर क्या है, ये बताया गया है चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 है पावर ऑफ पुलिस, पुलिस ऑफिसर की पावर बता रखा है चैप्टर 4 में। साथ में बता रखा है कि जनता को की ड्यूटी है कि पुलिस ऑफिसर की या मजिस्ट्रेट की सहायता करे। इसके अलावा अरेस्ट चैप्टर 5 में है। देखिए मैंने बता रखा है कि चैप्टर 5 में अरेस्ट है। अरेस्ट जैसे ही एक्यूज पर्सन को किया जाता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, उसका राइट अराइज होता है बेल का, लेकिन बेल होना चाहिए था चैप्टर 5 के पास में, लेकिन बेल दे रखा है चैप्टर 35 में। अब ये पता नहीं किस प्रकार चैप्टर डिवाइड किए हैं, किस प्रकार चैप्टर रखे गए हैं, लेकिन बाकी जो प्रैक्टिकली अरेस्ट के बाद जो एक्यूज का राइट रहता है वो बेल का होता है। तो इसको याद करने के पर्पज से अपन याद कर सकते हैं 1 से 5 चैप्टर में अरेस्ट है और यहां से लास्ट से 5 चैप्टर में बेल का प्रावधान है। चैप्टर 6 है प्रोसेसेस। किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना है तो सम्मन इशू किया जाएगा, कोर्ट सम्मन इशू कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है। अगर एक्यूज फरार हो चुका है तो प्रोक्लेमेशन भी जारी की जा सकती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ थिंग चैप्टर 7 में है। चैप्टर 7 के तहत कोई वस्तु कोर्ट में पेश कोर्ट करा सकता है। चैप्टर 8 है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में बात की गई है। अब लास्ट के कुछ चैप्टर पे चलते हैं हम। चैप्टर 36 से लेकर 39 में। चैप्टर 36 है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। कार्यवाही के दौरान कोई प्रॉपर्टी, कोई वस्तु कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है, पूरी जजमेंट आ चुका है, अब उसका डिस्पोजल किस प्रकार किया जाए, या पेंडिंग केस चल रहा है, कुछ इस तरह की वस्तु है उसका डिस्पोजल करना है, तो हो सकता है वो खराब होने वाली हो, अधिक समय तक नहीं रह सकती, तो उस कंडीशन में उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा ये चैप्टर 36 बताता है। 37 है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स है कि अगर कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोई कार्यवाही कर रहा है कब इरेगुलर कही जाएंगी कब नहीं कही जाएंगी, चैप्टर 37 बताता है। 38 है लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंस। कुछ ऑफेंस के लिए कॉग्निजेंस लेने के लिए क्या परिसीमा काल है, क्या टाइम पीरियड रहेगा, ये बताया गया है चैप्टर 38 में। 39 है मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस यहाँ नहीं है, इन चैप्टर में कवर नहीं हुए हैं, वो चैप्टर 39 में डाल रखे हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको हर एक चैप्टर उसके ऑब्जेक्ट के आधार पर याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, अच्छी तरह से देखिए, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।